नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आसियान शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। वो वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। बताया जा रहा है कि इस साल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि वो इस वर्ष वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। इससे पहले ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि वो आने वाले हफ्तों में मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। इसी बयान के बाद दोनों नेताओं की संभावित मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से 2019 तक हर साल इस सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया था। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 और 2021 के सत्र वर्चुअल रूप से हुए थे। 2022 वो एकमात्र वर्ष था जब उन्होंने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का इस बार व्यक्तिगत रूप से शामिल न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री शायद डोनाल्ड ट्रंप से आमना सामना करने से बचना चाहते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में CDSE की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन पर गहन चर्चा करना था। यह निरीक्षण नियमित निरीक्षण से अलग था क्योंकि इसे विशेष अंतराल पर आयोजित किया गया, जिससे बांधों की संरचनात्मक स्थिरता और सुरक्षा मानकों का समग्र और विस्तार पूर्वक अध्ययन संभव हो सका। बैठक में डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों और बांधों की जांच पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान बांधों की भौतिक स्थिति, रखरखाव की प्रक्रिया, संभावित जोखिम और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल नियमित निरीक्षण पर्याप्त नहीं है, समय समय पर विशेष निरीक्षण और व्यापक मूल्यांकन से ही संभावित खतरे की पहचान और उनका निवारण सुनिश्चित किया जा सकता है। बैठक में विभिन्न विशेषज्ञों ने बांधों की संरचना, जल प्रबंधन और इमरजेंसी रिस्पांस तैयारियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं दिवाली की खुशियों के बीच मध्य प्रदेश के विदिशा से एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कार्बाइड गन से हुआ धमाका कई परिवारों पर कहर बनकर टूटा। इस हादसे में 37 लोग घायल हो गए, जिनमें से 20 को निजी अस्पतालों में और 17 को विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो सबसे बड़ी पीड़ा ये रही कि ज़्यादातर पीड़ित 13 से 18 साल के बच्चे हैं। कई की आंखों की रोशनी तक चली गई है। डॉक्टरों के अनुसार हादसे का कारण PVC पाइप में कैल्शियम कार्बाइड डालकर पानी मिलाना था। इससे बनने वाली एसिटिलीन गैस के अचानक फटने से विस्फोट हुआ और पाइप के टुकड़े बच्चों के चेहरों और आंखों पर जा लगे। ये देसी कार्बाइड गन पटाखों की जगह मज़े के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन एक पल की लापरवाही ने कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया। विदिशा सिविल लाइन पुलिस ने इस हादसे के बाद कार्बाइड गन बेचने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दर्दनाक हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगली दिवाली तक प्रशासन ऐसे खतरनाक खिलौनों पर रोक लगा पाएगा या फिर कोई और परिवार इस भयावह दर्द से गुजरेगा। शोरूम के ओनर प्रवेश अग्रवाल जी, जो वहीं उसके ऊपर 3rd फ्लोर पर रहते थे, उनके मंदिर में अखंड ज्योत से आग लगी है और धीरे धीरे वो पूरा धुआं पूरा घर में सफोकेशन हो गया है। उसके कारण सुबह करीब 5-1 बजे की घटना है। तो घटना के समय कौन कौन घर के अंदर था, क्या किसको सूचना थी? घटना के समय पति पत्नी और 2 बच्ची, उनकी दोनों बच्चियाँ। प्रवेश जी क्या था? ओनर हैं वो महिंद्रा शोरूम के। कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या इसमें अभी फिलहाल? प्रवेश जी की डेथ हो गई है इसमें। बाकी उनकी एक बड़ी बच्ची है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में, बाकी दोनों सभी सेफ है। शोरूम के वहीं धुले जिले के शिरपुर शहर में मिलावटी दूध का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि शिरपुर शहर की एक दूध की दुकान से खरीदा गया दूध कुछ ही घंटों में खराब हो गया और उबालने पर रबड़ जैसा बन गया। इस घटना ने स्थानीय नागरिकों में चिंता पैदा कर दी है। स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए संबंधित दूध विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर दिवाली जैसे त्योहारों के समय भी दूध में मिलावट हो रही है तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। इस घटना ने बाजार में बिकने वाले दूध की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वाले विक्रेता के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों ने भी विभाग से अपील की है कि दूध की नियमित जांच और मॉनिटरिंग बढ़ाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
तो मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। महिला अपराधों में लखनऊ पहले स्थान पर है, जबकि कानपुर दूसरे स्थान पर है। यही स्थिति बच्चों से जुड़े अपराधों की भी है। यह आंकड़े वर्ष 2023 से अब तक के हैं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चल रही है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। एनसीआरबी ने हाल ही में देश के विभिन्न शहरों में दर्ज अपराधों की सूची जारी की है, जिसमें वर्ष 2021 से 2023 के बीच मेट्रो शहरों में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लखनऊ पुलिस के दावों के बावजूद महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े इसके विपरीत हैं। वर्ष 2023 में लखनऊ में महिलाओं से जुड़े अपराधों में 2902 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 790 मामलों की जांच अब भी चल रही है। कानपुर में महिलाओं से जुड़े अपराधों के 2200 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 700 से ज़्यादा मामलों की जांच अब भी चल रही है। आंकड़ों के अनुसार लखनऊ महिलाओं से जुड़े अपराधों में पहले स्थान पर है। बच्चों से जुड़े अपराधों जैसे अपहरण, हत्या, कुकर्म में भी लखनऊ पहले स्थान पर है। और वर्ष 2023 में लखनऊ में बच्चों से जुड़े अपराध के 844 मामले दर्ज किए गए, जबकि कानपुर में 426 और गाजियाबाद में 208 मामले दर्ज किए गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। प्रशासन पूरी सजगता के साथ जुटा हुआ है कि अपराधों पर लगाम लगाई जा सके और कानून व्यवस्था को भी योगी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े सामने आए हैं उसने अभी भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साहिल जी, मुझे लगता है बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। समूचे अगर भारत की अगर बात करो, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर जितने 7 राज्य हैं उनमें कहा जाता था वो बहुत शांत रहते हैं, जिसमें सिक्किम हो गया, हिमालय हो गया, मणिपुर हो गया है। वहां से भी बच्चों की गुमशुदगी, बच्चों की तस्करी, महिलाओं के साथ छेड़खानी, रेप, इस तरह के केसेस विभिन्न तरीके से हो रहे हैं। और इसमें जो रिपोर्ट आई है इसमें अव्वल इस बार रखा गया है उत्तराखंड को। यहाँ से महिलाएं ज्यादा किडनैप हुई हैं, रेपिस्ट के केसेस ज्यादा आए हैं। ये हो क्यों रहा है? इस चीज की जो थ्योरी है उसको सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सुलझा नहीं पा रही है। अब इसमें आज से 4 साल पहले सेंट्रल की परमिशन से या उनके एक नए तरीके से उन्होंने एक आधुनिक तरीका अपनाया था अपने सुरक्षा तंत्र को लिए, पुलिस को लिए, कि हम साइबर थाने खोले जाएंगे, साइबर पुलिस का गठन होएगा, साइबर सुरक्षा तंत्र का गठन किया जाएगा। वो किया गया, हर थाने में किया गया, हर स्टेट में किया गया। बावजूद भी उसके ये जो गति है वो थामी नहीं गई और बढ़ती जा रही है। अभी जो रिपोर्ट कहती है विशेष तौर पे आप एक नए किस्म का और नए तरीके का जो एक क्राइम निकल के आया है जिसको नाम दिया गया है डिजिटल क्राइम, डिजिटल अपराध। अब इसको समझने की जरूरत है, ये है क्या? अब इसमें एक चीज चौंकाने वाली यही है कि जो बच्चों के साथ में जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, 10 से लेके या 15-16 साल तक के जो विशेष तौर पर लड़कियां हैं, जो उनके साथ में जो एक्सप्लॉइटेशन उनका हो रहा है, रेप की घटनाएं हो रही हैं, छेड़खानी हो रही हैं, वो करने वाले कौन है? 98% सगे संबंधी, चाचा, मामा, फूफा, भाई, दूर के रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जो घर के लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। और वो कर कैसे रहे हैं? वो एक तरीका पहले होता था, कोई लालच दे देते बच्चों को कि चॉकलेट दे दिया, पैसे दे दिया, वो नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, एंड्रॉइड फोन दे देते हैं, लैपटॉप फोन दे देते हैं। और अभी लखनऊ का ही मामला है, इंदिरापुरम का ही मामला कुछ दिन पहले आया था, एक बड़ा चौंकाने वाली उसमें ये खबर आई थी कि एक बच्ची के साथ में उसके पड़ोसी ने पहले फोन दिया, फिर फोन में उसने गंदी हरकतें या गंदी कोई एडल्ट फिल्म वगैरह उसको दिखा के उसके बाद घटना को अंजाम दिया। तकरीबन हर केसेस में यही हो रहा है। और इसको सुलझाने में पुलिस नाकाम इसलिए भी हो रही है कि भाई सब पे तो निगरानी नहीं कर सकते। हर आदमी के पास फोन है आज की डेट में, पार्क में खड़े होके बात कर रहा है, गली में खड़े होके बात कर रहा है, तो सब पे निगरानी रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो आता है वो ये है कि अभिभावक, पेरेंट्स, जो घर के लोग हैं ना, वो जब तक इस पे निगरानी नहीं करेंगे अपने बच्चों पे, ये गति रुकने वाली नहीं है। जी
बिल्कुल। और जिस तरीके से रमेश जी आपने जिक्र किया कि जब से मोबाइल फ़ोन में ये इंटरनेट की सुविधाएं लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज आखिर किस ओर जा रहा है। क्योंकि पड़ोस में इस तरीके के हैवान हमारे हैं, अगर हम बात करें तो कब कौन किस सोच के साथ आपके घर में प्रवेश कर रहा है ये भी आजकल कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिलीवरी बॉयज़ इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो मतलब हर तरफ इस तरीके की हैवानियत जो है वो देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि ये सोचने वाली बात है कि आखिर किस तरीके से इस हैवानियत को यहाँ पर कम किया जा सकता है। तमाम तरीके के कानून यहाँ पर बने हुए हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, सरकार भी अपने पहलुओं पर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद इन अपराधों पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल यहाँ पर होता जा रहा है। देखिए, सोचने से, विमर्श करने से काम नहीं चलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का मामला ले लो, जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि नई शिक्षा नीति, और यही नई शिक्षा नीति अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनाई है। और उसको अपनाने का तरीका आप देखिएगा, वहां स्कूलों में पढ़ने वाले 14 साल के बच्चे तक पूरी तरीके से सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर खुदा न खास्ता कोई भी बच्चा एंड्रॉइड फोन लेके नेट पे अगर कुछ भी देख रहा, कुछ भी सर्च कर रहा है, तो उसका भारी भरकम जुर्माना उनके फादर को, उनके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी सरकारें क्यों नहीं कर सकती हैं? अरे क्यों नहीं कर सकती? इसकी थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा। आज आप जब कहते हो कि इंटरनेट बहुत आसानी से उपलब्ध हो चुका है, डाटा बहुत सस्ता है, आटे से सस्ता डाटा हो गया है, एक बात आपको माननी पड़ेगी जी। अब जितना डाटा सस्ता हो रहा है उतनी समस्या बढ़ती जा रही है। अब डाटा जितना वितरण होगा, एयरसेल कंपनियां जितना डाटा को बेचेंगी उतना सरकार का फायदा होगा, है ना। बिल्कुल। 1 GB का डाटा जब बेचती है, उससे आप लगाइएगा कि उसमें टैक्सेस के रूप में सरकार को वो कंपनियां कितना दे रही हैं, तकरीबन आधा दे रही हैं। जब सरकार के पास इस तरीके का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है भारी भरकम तरीके से और फ्री फंड में, तो सरकार क्यों हाथ डालेंगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है सब नागरिक होने के नाते सरकार को सोचना चाहिए और इस पे हाथ डालना चाहिए, रोकना चाहिए। सरकार को छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया और इस तरीके फोन वगैरह को जब तक बैन नहीं करेगी, जब तक रोकथाम नहीं करेंगी, ये एनसीआरबी के डाटे जिस हिसाब से चल रहे हैं आगे युद्ध स्तर पर और भी बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन रमेश जी, बात ये है कि रेवेन्यू भी यहाँ पर सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उसके बावजूद भी अगर कुछ व्यापक कदम भी यहाँ पर उठाए जाएं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे उसके बाद इस तरीके की चीज़ों को इंटरनेट पर नहीं देखेंगे। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो अपब्रिंगिंग, यानी कि बच्चों की परवरिश पर हो रहा है। क्योंकि छोटी उम्र से ही अब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और कई ऐसी रेस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, देखते हैं। कई एडल्ट वीडियोस ऐसी हैं जो कि इंटरनेट पर आसानी से बच्चों को मिल जाती है, और उसके बाद उनका जो मानसिक दृष्टिकोण है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदल रहा है। और इसके लिए मुझे लगता है कि अच्छी पेरेंटिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, मुझे लग रहा आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। अच्छे पेरेंटिंग की जरूरत है। और रही बात, आपने परिवार का जिक्र किया जी, परिवार का पाबी अब नहीं रहा। एक बचपना होता था 6 साल के बाद में, जो 14-15 साल तक का जो बच्चा होता था उसके खेलने के लिए पार्क हुआ करते थे जी, घर के आंगन हुआ करते थे, गली मोहल्ले हुआ करते थे, क्रिकेट के मैदान होते थे, खेतों में खेला करते थे। अब आज अगर आप बाहर निकल के देखिएगा, कोई भी 14 साल का बच्चा आपको बहुत बामुश्किल 1-2 आपको पार्क में देखते हुए मिल जाएंगे, नहीं वरना घरों में देखिए सारे मोबाइलों में घुसे पड़े हैं, सारे लैपटॉप में घुसे पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, सब। बिल्कुल, बिल्कुल। ये फर्क है। यहाँ से चीजों को यहाँ से पकड़ना पड़ेगा कि ये बच्चे, रही बात पेरेंटिंग वाली बात है, वो अब उनकी जो जिम्मेदारी है यहाँ से शुरू हो जाती है। हम आपकी भी सब जिम्मेदारी शुरू होती है। हमें देखना होगा कि बच्चे फोन में क्या देख रहे हैं, क्या क्वालिटी की चीजें देख रहे हैं, स्टडी से और उनसे कुछ असाइनमेंट वगैरह है क्या, वो तो नहीं देख रहे हैं, या जैसे आपने जिक्र करा कोई एडल्ट मूवी या फिर गलत कोई सामग्री तो नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सरकारों के मुकाबले, सरकारों के और भी किसी के मुकाबले हमारी बनती है। हमें निगरानी बरतनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है। ठीक है, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते। धुले के 80 फुट रोड इलाके में रात के समय 2 पहिया वाहन सवारों के बीच मामूली टक्कर के कारण विवाद उत्पन्न हो गया। ये मामूली घटना जल्द ही बहस में बदल गई और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तो इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि विवाद बहुत तेजी से बढ़ा और कई लोग इसमें शामिल हो गए। हालांकि पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिससे कोई बड़ी चोट या गंभीर नुकसान होने से बच गया और आगे भी बचा रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि मामले की जांच जारी है और दोनों गुटों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं धुले सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोंडाई बाड़ी घाट पर हादसों का सिलसिला जारी है। नवापुर तालुका से गुजरते समय अकोला से गुजरात जा रहे एक मालवाहक ट्रक ने खड़ी ढलान पर ब्रेक न लगा पाने के कारण नियंत्रण खो दिया। इसके परिणाम स्वरूप ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस गंभीर हादसे में ट्रक चालक सुरेश वाघेला घायल हो गए और ट्रक का कैबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से किसी भी व्यक्ति की जान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ट्रक मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारण सड़क पर मलबा फैल गया और आवागमन कुछ समय के लिए बाधित भी हुआ। सुरेश वाघेला ने बताया कि ढलान पर ब्रेक फेल होने से ट्रक उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। उन्होंने पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा समय पर मदद किए जाने की सराहना भी की। पुलिस ने कहा कि हादसे की जांच जारी है और ढलान पर वाहन संचालन में सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन ने सभी चालक और मालवाहक वाहनों से नियमों का पालन करने का आग्रह भी किया है। वहीं मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में सुबह एक 13 मंजिला व्यवसायिक इमारत में आग लग गई। अधिकारियों के अनुसार इमारत में 10 से 15 लोग फंसे हुए हैं। आग के कारण पूरी इमारत में धुआं भर गया, जिससे अंदर मौजूद लोगों की जान खतरे में पहुंच गई। तो अधिकारियों ने बताया कि फंसे लोगों को बचाने के लिए दमकल कर्मियों द्वारा श्वास उपकरण का उपयोग किया जा रहा है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 12 दमकल गाड़ियां और अन्य अग्निशमन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है ताकि बचाव और राहत कार्य तेजी से किया जा सके। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मिलकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान चला रही है। नागरिकों से अपील की गई है कि वो घटनास्थल से दूर रहें और राहत कार्यों में बाधा न डालें। वहीं नासिक के पंचवटी स्थित प्रभुराम की तपोभूमि कालाराम मंदिर में दीपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्सव मनाया गया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और भक्तों ने आस्था के दीपक जलाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर छोटे बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। नासिक गोदावरी में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त ने दीप जलाकर प्रभुराम से आशीर्वाद प्राप्त किया। कालाराम मंदिर वो पवित्र स्थल है जहां प्रभुराम ने वनवास के दौरान समय बिताया था और इसीलिए ये स्थान विशेष धार्मिक महत्व रखता है। दीपोत्सव के दौरान भक्तों की आस्था और उल्लास का माहौल पूरे पंचवटी क्षेत्र में देखा गया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस आयोजन में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। इस भव्य उत्सव ने नासिक के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। वहीं नासिक के मखमलाबाद इलाके में एक घर में तेंदुआ घुस गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस घटना में घर का कुत्ता तेंदुए से संघर्ष कर उसे घर से बाहर निकालने में सफल रहा। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई और अधिकारी तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। वन विभाग ने बताया कि ये नासिक में ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तेंदुए और बाघ कई घरों में घुस चुके हैं और कुछ मामलों में बच्चों और पालतू जानवरों को अपना शिकार भी बना चुके हैं। इस प्रकार की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में खौफ और सुरक्षा की चिंता को बढ़ा दिया है। स्थानीय निवासी तेंदुए को देखकर डर और सतर्कता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में सतर्क रहें और ऐसे किसी भी मामले की तुरंत सूचना वन विभाग या पुलिस को दें। वहीं नासिक में दिवाली की रात गुंडों का आतंक लगातार जारी रहा। पंचवटी इलाके में कुछ युवकों ने शराब के नशे में कई वाहनों को तोड़फोड़ कर निशाना बनाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये इलाका पहले भी आपराधिक घटनाओं के लिए जाना जाता है और पुलिस की उपस्थिति के बावजूद गुंडे खुलेआम लूट मारपीट मचाते हैं। पंचवटी पुलिस स्टेशन के पास बेखौफ गुंडों की हरकतें आम होती जा रही हैं। हाल ही में कुछ आरोपियों को पकड़ा गया और उनकी वीडियो रील सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नासिक जिले में कानून का बाल किला का संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। कई नागरिकों ने पुलिस कार्रवाई को नाकामी और नाकाफ़ी करार दिया और कहा कि असली सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी और पैनी कार्रवाई की आवश्यकता है। स्थानीय महिलाओं और घरों में रहने वाले लोगों ने भी शिकायत की है कि कुछ गुंडे घरों में घुसकर लूटपाट करते हैं और महिलाओं के साथ मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं। नासिक में आपराधिक गतिविधियों का ये बढ़ता स्तर शहरवासियों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के प्रयासों के बावजूद शहर में गुंडों का आतंक नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहा है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि पुलिस को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट करने के बजाय सक्रिय और ज़मीनी कार्रवाई करनी होगी। बमीठा थाना क्षेत्र के अवधपुरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत में बनी हौदी में एक युवती का शव मिला।
मृतका की पहचान पुष्पा कुशवाहा के रूप में हुई है, जो हाल ही में मायके आई हुई थी। शव मिलने की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि यह मामला हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य कारण से हुई मौत का है। ग्रामीणों के अनुसार युवती सुबह से ही घर से लापता थी और देर शाम खेत की हौदी में उसका शव देखा गया। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग इस रहस्यमयी मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। यह मामला चंद्रनगर चौकी क्षेत्र का है और फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देवास पुलिस ने 1000 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के रुड़की में दबिश देकर गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 29,50,000 नगद और 2 कारें स्विफ्ट और क्रेटा जब्त की है। गिरोह के देवास निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर तेजकरण परमार से जमीन दिलाने के नाम पर 46,45,000 की ठगी की गई थी। ये आरोपी फर्जी नामों और पहचान पत्रों का इस्तेमाल करते हुए सस्ती दरों पर जमीन दिखाते, टोकन राशि लेते और फिर एग्रीमेंट की तारीख टालकर मोबाइल बंद कर गायब हो जाते थे। एसपी पुनीत गहलोत के निर्देशन में पुलिस की विशेष टीम बनाई गई। फरियादी के भांजे शुभम यादव की मदद से आरोपियों को होटल में बुलाकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी हैं शेख मेहंदी हसन, अब्दुल मन्नान उर्फ सौरभ कुमार, शुभम चौधरी उर्फ लाली, अकरम और अनुपम गुप्ता। गिरोह का मास्टरमाइंड इकबाल खान और उसके कुछ साथी अब भी फरार हैं। इस पूरी कार्रवाई में थाना औद्योगिक क्षेत्र और साइबर सेल देवास की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देवास पुलिस की ये सफलता साइबर और प्रॉपर्टी फ्रॉड करने वालों के खिलाफ एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चार पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी, राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है।